वेलकम बैक। एक बार फिर से स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि काउंसलिंग स्टूडेंट्स की जो है वो टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए। स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग भी वक्त की अहम ज़रूरत है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो कि मैट्रिक के इम्तहानात अभी थोड़ी देर पहले रिज़ल्ट भी अनाउंस किया गया था, सो वो भी हमने आपके साथ शेयर किया। बट अब सवाल ये है कि हम जाके कहते हैं कि आपका बच्चा इंटर में गया, अच्छा उसको कौन सा कोर्स रखना है, कौन से सब्जेक्ट का इंतखाब करना है। नहीं जी, अगर अब क्योंकि हर दौर की अपनी नीड्स होती है ना, चेंज होता चला जा रहा है। अब हम कह रहे हैं कि आपकी तालीम जो है वो स्किल बेस्ड होनी चाहिए, एजुकेशन उस रट्टाबाजी से बाहर निकल आना चाहिए। वही सेम सिलेबस जो हम पढ़ के आए अब हमारे आगे बच्चे पढ़ते चले जा रहे हैं, अब उसमें कुछ चेंज होना चाहिए। अब वक्त के तकाजे बदल चुके हैं। सो इन बदलते तकाज़ों के साथ ओ लेवल, ए लेवल या फिर मैट्रिक, दोनों में से ऑप्शन जो है माहिरीन क्या कहते हैं, अब आपके बच्चे को क्या करना चाहिए। हम पेरेंट्स को गाइड करेंगे ना, जिनके बच्चों ने आगे अब पढ़ाई करनी है, ओ लेवल, ए लेवल करना है, मैट्रिक करना है। सो यहाँ से स्टार्ट लेना है, यहाँ से कुछ चेंज आना है। दोनों में से बेहतर क्या है, मौके का किस चीज़ के ज़्यादा है, क्या हमारे यहाँ ओ लेवल और ए लेवल के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। उसके बाद जब आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, ओ लेवल और ए लेवल के बाद आपके पास क्या ऑप्शन होती है। मैट्रिक के बाद तो आपको पता है जी, अच्छा जी आप कॉलेज जाएंगे या आपने मेडिकल या इंजीनियरिंग या आजकल आईटी बेस्ड आपके पास कोर्सेज हैं, कंप्यूटर बेस्ड कोर्सेज हैं, ये आपने इसमें एडमिशन ले लेना है। बट अगर आप ओ लेवल, ए लेवल कर रहे हैं तो उसके बाद के आगे ट्रैक क्या है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्किल बेस्ड एजुकेशन पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, वहाँ पर जो तालीम है उसको क्या मोल्ड किया गया है उस लिहाज से जिसकी हमें ज़रूरत है। इस पर बात करने के लिए माहिर तालीम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ खान, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। इस वक्त वो स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं बता सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप, ओ लेवल, ए लेवल हमें बच्चे को कराना है या फिर मैट्रिक कराना है? दोनों में से डिमांड किसकी है, आने वाले टाइम में अहमियत किसकी ज़्यादा है? पहले तो आपका मैडम बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, आज बोलने का मौका दिया कि भी मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। वक्त के तकाज़े और उसकी रिक्वायरमेंट्स ये हमेशा हमारे फ्यूचर का तयन करती रहती हैं, और अगर हम अपनी जनरेशन को उन तकाज़ों के मुनासबत से नहीं तैयार करते तो इसका मतलब है हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा नहीं कर रहे। अभी क्वेश्चन ये है कि हम आया कि मैट्रिकुलेशन की तरफ जाएं या लेवल्स की तरफ जाएं। जहाँ तक मैट्रिकुलेशन है तो वो एक नो डाउट कि जब से जो है ना ये अभी नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इवन करिकुलम के ऊपर रिविजन्स हैं। राना सिकंदर हया साहब को जो है ना मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, जिन्होंने कंटिन्यूसली अपनी एफर्ट्स पुट की हैं और उसके करिकुलम को रिवाइज किया है, जो कि अंडर ग्रेजुएट जिसको हम कहते हैं कि स्कूल लेवल्स एजुकेशन है। अभी क्वेश्चन ये है कि आया कि ये जो करिकुलम है उस पार पे है जो हमारा लेवल्स है, जो होना चाहिए। तो अभी काफ़ी एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, हमारी विल की रिक्वायरमेंट्स है। हमारा करिकुलम तो बन गया, लेकिन अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक है, कहाँ तक हम उसको एनफोर्स कर रहे हैं, इसका एक अभी तक क्वेश्चन है। दूसरा, लेवल्स की बात की तो लेवल्स नो डाउट कि ये वो लेवल्स है जो आपको इंटरनेशनली किसी भी लेवल पे compete करने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ओ लेवल्स की बात मैं कर रहा हूँ, और इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा ये वो लेवल है जो आपकी नए ट्रेंड्स को एक्नॉलेज कर रहा है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हम जो है ना अपने ट्रेंड्स को बड़ी देर से अडॉप्ट करते हैं। मसलन हमारे पास गूगल आया तो गूगल के ऊपर लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी, जी बच्चों की जो है ना एनालिटिकल एबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। अभी एआई आया तो अभी भी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे दोबारा जो है ना हमारी बच्चों की एनालिटिकल एबिलिटीज़ ख़राब हो जाएंगी। जब हम अपनी यूथ को उसके साथ यानी कि मुनासबत से तैयार नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे लेके चले जाते हैं। हमें अपनी जनरेशन को उसके तई तैयार करना है और उसके तई compete करवाना है। अभी इसकी यूजेज के ऊपर अभी भी क्वेश्चन है, आप अपने बच्चों को किस तरह उसकी यूजेज देते हैं।
आप उसको किस तरह ट्रेन करते हैं, ये एक अभी आपके पास है। दूसरा, अभी यहाँ तक जो है ना हमारा कैरिकुलम उस चीज़ को कंप्लीट कर रहा है या नहीं है। क्या हमारे टीचर्स भी उसके हवाले से तैयार किए गए हैं? देखिए ना, हम कह रहे हैं कि अच्छा बच्चे को ओ लेवल करा लें, बट आपके पास क्या टीचर भी उस लेवल के मौजूद हैं जो बच्चे को तालीम दे सकेंगे? हाँ, ये अभी एक और अभी तक ये क्वेश्चनेबल है मैडम। ये अभी तक हमारे पास उस तरह जो मास्टर्स स्किल प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, लेकिन वो अभी मास्टर्स ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो अभी भी उसको फुल फ्लेज तक हमारे पास नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है हमारे पास कि हमारे टीचर्स उस मॉडर्न इरा की मुनासबत से तैयार नहीं है, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो यंग जनरेशन लॉट पास आउट हो रही है, सिर्फ उसको थोड़ा सारा तैयार करने की ज़रूरत है। जो हम कहते हैं कि वो एक शायर था कि जैसे ज़रा नम हो तो मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, तो वो हम तैयार कर सकते हैं। जो हमारे एक्सपीरियंस टीचर हैं उनसे थोड़ा सा सपोर्ट ले लें और उसको तैयार करने की अभी ज़रूरत है। राना सिकंदर हयात साहब से मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से रिक्वेस्ट करूंगा। राना सिकंदर हयात साहब से तो सर हमने भी बड़ी बातें करनी थी, कल उन्हें शो में इनवाइट किया था लेकिन वो नहीं आ सके। खैर, दूसरी तरफ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, स्मार्ट सिलेबस की जिसकी बात की गई, जिसको तब्दील किया गया, फिर उसमें गलतियां भी आई, फिर उसको दोबारा से देखा गया, उस स्मार्ट सिलेबस को कैसे देखते हैं और अप्रिशिएट करती है बीइंग अ टीचर? कितनी देर बाद आप उस सिलेबस को चेंज करें स्टूडेंट्स के लिए, वो बेहतर होगा? मैम, चेंज हमेशा जो है ना किसी भी लिहाज से वो प्रोग्रेसिव होती है, अगर आप उसको प्रोग्रेसिवली परसीव करें तो। अगर आप उसको जो है ना वो नेगेटिवली प्रोपेगेट करें तो शायद उस चीज़ के ऊपर हम अपने माइंडसेट उसी तरह तैयार कर लेंगे कि ये जो है ना चेंज अच्छी नहीं है। तो वो जो स्मार्ट सिलेबस है, यस डेफिनेटली मैं उसको तो एक्नॉलेज करता हूँ और उसकी जो है ना मैं इन्फोर्सफुली कह रहा हूँ कि उसको जो है ना इम्प्लीमेंट होना चाहिए और टाइमली उसकी रिवीजन होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, हम अपने स्टूडेंट्स को अब जब तालीम दिलवा रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि जी आपने जदीद तक, क्योंकि अब तो आपसे बात की जा रही है ना कि आपके पास स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, अब वो रट्टे वाला टाइम तो गया। अब आपको एक टॉपिक दें तो बस आप कुछ लिख के दिखा दें, कैसे स्टूडेंट को इसके लिए तैयार करना है? अच्छा, वैसे मैडम ये बड़ा इजी है। अगर आप मेरे ये तमाम नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इस पे माँ बाप की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। मसलन मैं आपको मैडम इसकी एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या उनकी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आप एक बच्चों को रेस्टोरेंट पे लेके गए, वापसी पे आए हैं, आप उनसे कहें बेटा हमने क्या किया, आप इसको जो है ना एक एक्सपीरियंस बता दें, ऐसे की सूरत में लिख के दे दें, अपना एक्सपीरियंस सिर्फ राइट डाउन कर दें। आप एक रिक्रिएशनल विजिट किया, एक हिस्टोरिकल प्लेस विजिट की, आप बच्चे से कहें बेटा आपने वहां पे क्या क्या देखा है, आप जरा हमें इसको अपने अल्फाज में अपने बच्चों से बातें करने शुरू कर देना, उनके एक्सपीरियंस आना, आज स्कूल क्या किया है वो आप एक्सपीरियंस उनसे पूछ लें कि आज का सारा दिन आपका कैसा रहा। बेसिकली जो वर्ड्स आते हैं ना ये आपके लिखने से आते हैं, आपकी थॉट्स डेवलप होती हैं जब आप लिखते हैं। जब आप बच्चों को ये कहते हैं ना बेटा अच्छा चलें, आप पहले दिन वो कभी भी सेंटेंस सही नहीं लिखेगा, ये ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो करेक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसने प्रेजेंट टेंस लिखा, आपने कहा कि बच्चे प्रेजेंट टेंस के साथ तो एस या ई एस, अगर वो जो है ना वो सिंगुलर वर्ब था तो उसके साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना था, तो ये तो आपने पास्ट सेंटेंस लिख दिया है, तो उसकी करेक्शन हो जाएगी। इसी तरह जो है ना उसकी एनालिटिकल क्या चीज़ ऑब्जर्व की उसको अल्फाज में डाली, तो बेसिकली उसने चीज़ों की रिटेंशन भी कभी करना शुरू होगी। यही लेवल करवाता है आपसे कि आपसे ये नहीं कहता कि भाई आपने ये पेट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन दे दिया। हमारा जो देखें सिलेबस अभी रिवाइज हुआ, ये रिवाइज होने के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, हमने उसको आप एनालिटिकल बेस पे क्वेश्चन वहीं से दे दें, और जब हम एनालिटिकल बेस पे क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन वहां पे भी आता है कि टीचर ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया कि नहीं। बिल्कुल, वो टीचर मैंने वहां पे आपसे सवाल किया ना कि टीचर का भी उस तरह से ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल पर जो तालीम है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? अच्छा मैडम, देखिए इम्प्रूवमेंट के रूम्स तो अवेलेबल रहते ही हैं। आपके पास स्कूल लेवल पे बच्चों को जो है ना वो एक ग्राउंडिंग बनाई जाती है, कॉलेज लेवल पे उसमें रीशेपिंग की जाती है। जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक आता है ना, वहाँ पे उनकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ को और उनकी रिसर्च को निखारा जाता है, बेसिकली उनकी रिसर्च एबिलिटीज़ को बढ़ाया जाता है, और उसके अंदर
कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैनेजमेंट का भी होता है और एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़ का भी होता है, फेडरल गवर्नमेंट का भी होता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी होता है। अगर आपके पास चार्टर फेडरल का है तो इसका मतलब फेडरल गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन उन अदारों के अंदर भी है, और अगर प्रोविंशियल है तो इसका मतलब है कि आपने एजुकेशन पॉलिसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पे देनी ही देनी है। अभी क्योंकि हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन है जो डायरेक्टली हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर आ रहा होता है, तो हमारी पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट से और पंजाब गवर्नमेंट दोनों HD से जो है ना डेवलप होके हम अपने अप्लाई करवा रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अभी ये यूनिवर्सिटी की एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ हैं कि उसको कितना एनफोर्सफुली जो है ना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये विल अभी भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, हम IT की बात कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को इस तरह से तैयार करना चाह रहे हैं कि वो अपनी डिग्री हाथ में लेके निकले तो उन्हें नौकरी ना ढूंढनी पड़े, नौकरी उनके पास हो। तो इस तालीम में हम अभी पीछे अगर बड़ा कैटेगोरिकली लफ्ज़ कहूँ तो यस हम पीछे हैं, लेकिन इसके ऊपर मेरी हम्बल आज सबमिशन भी है। हम इंडस्ट्रियलिस्ट से, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाते हैं हमारे कैरिकुलम के अंदर, आप कौन सा एरिया है जिसको कहते हैं कि हम इम्प्रूव करें। मैं एकेडमिशियन होते हुए मैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आएँ, हमें सजेस्ट करें, हमें गाइड करें कहाँ पे हमने कैरिकुलम को इम्प्रूव करने हैं। आप हमें गाइड करेंगे, हम आपको उसी तरह का बच्चा तैयार करके देंगे। सही, एक बात तो ये है। दूसरी बात, हम जब इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके बच्चे जो आ रहे हैं वो उस कैलिबर के नहीं हैं जो हम चाह रहे हैं। भाई आप जब तक हमारे साथ नहीं मिलेंगे, हम हाथ को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम अपनी नस्ल को कैसे तैयार करें। हम अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने कैरिकुलम को हर दूसरे तीसरे साल बाद रिवाइज कर रहे हैं। अभी मैं आपको रिसेंटली मैडम बताऊं, हायर एजुकेशन कमीशन ने बड़ा वंडरफुली काम किया है और ऑलमोस्ट मैनी ऑफ द एरियाज का कैरिकुलम रिवाइज हो चुका है। फ्रॉम 2025 से ऑनवर्ड उनका कैरिकुलम रिवाइज हुआ है। डॉक्टर अमजद साहब हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर इसको देख रहे हैं, उसको भी मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब वंडरफुली काम कर रहे हैं और अच्छा इनपुट्स दे रहे हैं। अभी ये है कि अदारों के अंदर उस चीज़ की एनफोर्समेंट कहाँ तक है, यस इसके ऊपर थोड़ा सा अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं तो इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सके। क्या हमारे तलबा में इतना आप वो देख रहे हैं जज्बा कि वो इन जदीद खतूत के मुताबिक तालीम हासिल कर सकते हैं, आगे चल के बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, इतनी एनर्जी है? मैडम देखें, जब किसी नौजवान का पैशन देखना हो ना, उसका इंक्लाइनेशन देख लें, तो इसका मतलब है आजकल इंक्लाइनेशन किसकी तरफ है? IT की तरफ। ऑब्वियसली IT आपको नजर, तो इसका मतलब उनके अंदर तो विल है। देखिए ना, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हमने इसका बेहतर इस्तेमाल करना अपने स्टूडेंट्स को बताना भी है, सिखाना भी है। इससे आप किस तरह से अच्छे मुस्तनद तरीके से पैसे कमा सकते हैं वो भी हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। बस एक ट्रैक देने की ज़रूरत है। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैडम मेरा मैसेज हमेशा यूथ के लिए यही होता है कि बेटा जहाँ पे भी हैं आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दें, अपना दिया जलाएं और दिया जलाने के बाद आप आने वाली नस्ल के अंदर रोशनी देखेंगे। तो मेरा पैगाम भी ये है कि जहाँ पे भी आप जिस पोजीशन पे भी हैं अपनी कंट्रीब्यूशन दें, दिया खुद ब खुद रोशन हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, मेहनत और लगन जो है वो आपकी कभी भी रायगा नहीं जाती, उसका फल आपको बैक होकर ज़रूर मिलता है। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी खुसूसी तौर पर बात करने वाले हैं हम जमात इस्लामी की करारदाद मुअश्शत के हवाले से, जिसके पेश नज़र इज्तिमाए आम का एहतमाम किया जा रहा है। 21, 22 और 23 नवंबर को शहर लाहौर में इकट्ठ किया जा रहा है। मीनार पाकिस्तान का इंतखाब किया गया। इस इज्तिमाए आम के नुकात अहम क्या होंगे, इसका एजेंडा क्या होगा, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई, मुल्की मुआशी तरक्की में इसका क्या रोल होगा, मुल्क में अमन के क़याम में, मुल्क के आगे बढ़ने में, तरक्की करने में। ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ ना कुछ तो इसके अवामिल होंगे, मुहर्रिकात होंगे जो ये प्लान किया गया,
वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूंगी, फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंजीनियर खालिद उस्मान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जमात इस्लामी, नो डाउट हम आपकी खिदमात को भी सराहते हैं, हमेशा मुल्क की तरक्की में जो खिदमात सर अंजाम दी और देना चाह रहे हैं उसकी तरफ भी आएंगे, बट क्यों ज़रूरत महसूस हुई इस इज्तिमाए आम की? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मायूसी का थोड़ा सा एनवायरनमेंट है, आपको पता है जी, और एज ए होल पाकिस्तान मुश्किलात के अंदर घिरा हुआ है और कोशिश कर रहा है कि उन मुश्किलात से निकलने की। तो ऐसे वक्त में हमने ये मुनासिब समझा, वैसे तो जमात इस्लामी इससे पहले भी कई इज्तिमात आम कर चुकी है, लेकिन ये इज्तिमा आम तकरीबन 11 साल के बाद जो है ना दोबारा मुनक्कद हो रहा है मीनार पाकिस्तान के अंदर। तो मकसद इसका ये है कि हम लोगों को उम्मीद के साथ जोड़ सकें, पाकिस्तान के अंदर एक नया डायलॉग शुरू कर सकें। पाकिस्तान की इकॉनमी जो इस वक्त हिचकोले खा रही है, उसके लिए हमने सब स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया है। इसमें हम यूथ को बड़ी तादाद के अंदर बुला रहे हैं और एक यूथ एरिना वहाँ पर हम, जिसमें हम लोगों को जो है ना उनकी तहसीन भी करेंगे, जिन्होंने अपने अपने डिफरेंट जगहों के ऊपर कोई बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। इसी तरह ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद होगी। अगर मैं ये कहूँ कि ये पाकिस्तान में ख़वातीन का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा तो ये इसमें बिल्कुल मुबालगा आराई नहीं होगी। इसी तरह मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद, नौजवानों की, बुज़ुर्गों की। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, इस तरह के प्रोग्राम जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौमों के अंदर होप्स पैदा करती हैं, एक डायलॉग का आगाज़ करती हैं। तो इस प्रोग्राम का मकसद उस डायलॉग का आगाज़ करना, पाकिस्तान जो के अंदर जिन मसाइल के अंदर घिरा हुआ है उसे कैसे निकाला जा सकता है, उसके लाहे अमल का ऐलान करना, ये इसके बड़े मकासद के अंदर शामिल। वी रियली होप कि इसमें आप कामयाब भी हों, क्योंकि मुल्क तरक्की करेगा तो हम सब खुशहाल रहेंगे, अल्टीमेटली इसमें सबका ही फायदा होगा। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बेसिकली इस करारदाद की तरफ भी आएंगे, इसके नुकात की तरफ भी आएंगे, बट प्लान क्या है, किस तरह से लोगों को कॉल की गई है, कब कब लोग इकट्ठे होंगे, जुमे के दिन बाकायदा इसका आगाज़ होगा। सो आपकी क़यादत इसको लीड करेगी, लाहौर से कौन कौन लीड करेगा, प्लान क्या है बेसिकली वो बता दें। जी देखिए, आपको पता है कि मीनार पाकिस्तान के अंदर हमारा ये 21, 22 और 23 नवंबर कुछ जुमे की नमाज के साथ इसका आगाज़ हो जाएगा और संडे को दोपहर के वक्त इसका आखिरी सेशन होगा, जो कंक्लूडिंग सेशन होगा, कि जिसके अंदर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान इंजीनियर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब एक लाहेअमल का ऐलान भी करेंगे उस डायलॉग के नतीजे के अंदर जो 2 दिन तक इस इज्तिमा आम के अंदर होगा। तो ये तो बेसिकली इसका प्रोग्राम है। अब आपने जो पूछा कि लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से पहुंचना शुरू हो गए हैं। अच्छा। कराची से एक बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके कल। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान से एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर, और इसी तरह कराची से कोई 7-8 ट्रेनें जो हैं वो इज्तिमा आम के अंदर शिरकत करेंगी और यूँ ये सिलसिला जारी रहेगा। और जुमे की नमाज में हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर लाहौर में मीनार पाकिस्तान के अंदर जुमे की नमाज की अदायगी मीनार पाकिस्तान में, यस, वहाँ पर ही जुमे की नमाज की अदायगी होगी और उसके बाद फिर ऑफिशियली प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया जाएगा। ऑफिशियली प्रोग्राम का आगाज़ होगा। क्या इसमें डिफरेंट सेशन रखे गए हैं, मुख्तलिफ आपके रहनुमा जो हैं वो वक्तन खिताब करेंगे? यस, ये इस एतबार से ये बहुत ही एक इल्मी गुफ्तगू भी होगी, जहाँ पर लोगों की जो इल्मी जो प्यास होती है उसका भी एहतमाम किया गया। यहाँ पर दीनी रहनुमाई का भी एहतमाम किया गया। यहाँ पर मईशत के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त और एक शानदार किस्म का डायलॉग होने जा रहा है। तो बहुत सारे सेशन होंगे। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन बिजनेस कम्युनिटी के साथ होगा। हमने उसमें पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी के जो सबसे बड़े और सबसे अहम स्टेक होल्डर्स हैं उनको अक्रॉस द बोर्ड, हमने ये नहीं देखा कि वो कौन सी पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनकी एफिलिएशन किस तरह की है। हमने उनको इस प्रोग्राम के अंदर बुलाया है ताकि वो आएँ और आके अपनी बात रख सकें। बिजनेस कम्युनिटी जिन मसाइल से गुजर रही है उसका जो हल उनके जहनों के अंदर है वो वहाँ पर आकर रखें और हमारे सामने, और फिर ये डायलॉग का आगाज़ करें। खालिद साहब, इसको एहतजाज तो नहीं कहेंगे, बट आप पुरअमन तरीके से एक इज्तिमा की सूरत में एक मैसेज देना चाह रहे हैं एक इकट्ठ करके, तो क्या ये पुरअमन ही रहेगा और वो मैसेज जो कि आप देना चाह रहे हैं वो अच्छे तरीके से पहुंच पाएगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि देखिए जब एहतजाजों से भी काम ना बने तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर मौका देना चाहिए जो है ना एक डायलॉग को। बेहतर है, ठीक है ना जी, डायलॉग को मौका देना चाहिए, बात करनी चाहिए कम अज कम। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये बहुत ही पुरअमन होगा, बहुत ही, क्योंकि एनुअल इसमें हमारे बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसमें शरीक होंगे, ख़वातीन
पूरे मुल्क से आएंगी, उनकी शिरकत होगी, बुजुर्ग इस प्रोग्राम के अंदर होंगे। तो मकसद मैंने वही बताया कि मकसद ये है कि ये जो मायूसी का ये जो माहौल है, जिसके अंदर आप देखें लोग पाकिस्तान छोड़ कर जाना चाहते हैं। आप यहाँ पर सर्वेज आते हैं कि जी 60% जो आपके टीनेजर्स हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ दें। तो हम उनको उम्मीद देना चाहते हैं कि कोई है इस मुल्क के अंदर जो उनकी बात कर रहा है, और ये होप छोड़ने की बात नहीं। ये हमारा मुल्क है, हमने यहाँ पर रहना है, हमें इसको हर कीमत के अंदर ठीक करना है, इसके मामलात को ठीक लेके चलना है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो इकॉनमी और पाकिस्तान के जो दूसरे मामलात हैं वो पाकिस्तान की ना सिर्फ मौशी सूरत हाल को खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी उसके ऊपर वो फिर सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज होती है ना, तमाम चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं। करारदाद मईशत बेसिकली है क्या, इसके कुछ नुकात हमें बताएं। देखिए, करारदाद मईशत का मतलब ये है कि देखिए आज 1940 में करारदाद पाकिस्तान इसी जगह पर पेश हुई थी। उस वक्त का ये सबसे बड़ा और सबसे अहम मसला था कि पाकिस्तान बनाया जाए, मुसलमान अपने लिए पाकिस्तानी यानी सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान अपने लिए एक अलग जगह चाहते थे। लेकिन अगर आपसे ये बात करूं तो आज ऐसे लगता है कि आज का सबसे अहम मसला पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान के बिजनेसेस हैं, पाकिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी है। तो आज हमने बेसिकली उसको उसी के साथ इसको रिलेट किया, और आज करारदाद मईशत के नाम से कि हम एक ऐसी करारदाद मईशत की वहां पर पेश करें कि जिसके ऊपर सब मुत्तफिक हों। जैसे मैंने कहा कि हमने बिजनेस कम्युनिटी के जो बड़े अहम स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका ताल्लुक हमारी जो पार्टी से नहीं बल्कि दूसरी पार्टीज के साथ भी है, उन सबको हमने इस इज्तिमा के अंदर बुलाया है ताकि वो आएँ, अपनी बात यहाँ पर रखें, बिजनेस कम्युनिटी के डिफरेंट सेक्टर्स की बात रखें। यहाँ पर FPCCI के प्रेसिडेंट आतिफ इकराम शेख शरीक हो रहे हैं, यहाँ पर जो FPCCI में 2 बड़ी पार्टीज हैं उनके चेयरमैन्स जो है ना वो इसके अंदर शरीक होंगे, कराची चैम्बर से लोग शरीक होंगे, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम होगा कि गवर्नमेंट के लिए भी मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग होगा कि उसको सुने और उसकी अंदर जो रहनुमाई आए उसके मुताबिक। देखिए पॉजिटिविटी है ना, तो मेरे ख्याल से इसका ना तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, इसका तो मुल्की तरक्की से ताल्लुक है। तो इसको तो मेरे ख्याल से हर सियासी जमात को वेलकम करना चाहिए और पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पे हो रही है मुल्क की तरक्की की। जब हम करारदाद मईशत की बात करते हैं, जब हम मईशत को सहारा देने की बात करते हैं, उससे ग्रो करने की बात करते हैं, फिर बहुत सारे अवामिल को देखना पड़ता है। हमारी इंपोर्ट, हमारी एक्सपोर्ट, हमारे छोटे ताजिर के मसाइल। हम छोटे लेवल पर अगर कारोबार को फरोग दें तो बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच सकता है। तो फिर इन तमाम मामलात को ज़ेर गौर लाया गया है, इस तरह से सेशंस होंगे। जी बिल्कुल, हमने जो हमारा करारदाद मईशत का भी जो एक सेशन है उसको भी हमने इसी तरह प्लान किया है कि उसके अंदर एक्सपोर्टर्स की भी बात हो। आप देख रहे हैं कि पिछले 4 माह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स एक डिक्लाइन की तरफ है। हम पिछले कई सालों से अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा पा रहे, और पाकिस्तान में अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर कोई ग्लिमर ऑफ होप है पाकिस्तान में तो ये है कि पाकिस्तान डॉलर कमाए, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करे। इसी तरह इंडस्ट्री, पाकिस्तान की प्रोडक्शन बढ़ाने की यहाँ पर बात की है। इसी तरह जो छोटे बिजनेसमैन हैं इस वक्त तो शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार हैं। अगर आप मार्केट्स में जाएं, बिजनेस कम्युनिटी से बात करें, मार्केट्स की रौनकें इस वक्त मैं समझता हूं कि एक मान पड़ रही हैं। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसी पॉलिसीज़ करें, ऐसी रिफॉर्म्स करें कि पाकिस्तान की मार्केटों की रौनकें बहाल हों, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया चले। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद होंगी। कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो महंगी होने से उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। आप पेट्रोल की बात कर लें, आप बिजली की बात कर लें, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की बात कर लें, तो ये तो वो चीज़ें हैं कि हम ज़िंदगी के साथ देखें ना, रूटीन में बाहर आ जा रहे हैं, पेट्रोल इस्तेमाल होना ही होना है। घर में अगर आप मौजूद है, बिजली इस्तेमाल होनी है। 2 वक्त की रोटी, मैं वो 3 वक्त की, अब 2 वक्त की भी लोग खा रहे हैं, वो आपने खानी है। सो इन पे फोकस रहेगा कि कम से कम इनकी प्राइस कंट्रोल हो जाए ताकि आवाम को सुकून हो सके। देखिए, हमारा जो फोकस है ना वो सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये होगा कि पाकिस्तान में बिजनेस को चलने दें। देखिए, जब बिजनेस चलता है ना, बिजनेसमैन क्या करेगा? अगर बिजनेसमैन पैसे बनाएगा तो वो क्या करेगा? वो इंडस्ट्री लगाएगा, वो एक शॉप से दूसरी शॉप बनाएगा, शॉप को बड़ा करेगा। तो क्या होगा? उसका लाजमी नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे। हमारे 50 लाख बच्चे हर साल 18 साल की उम्र को पहुंच रहे हैं, उनको हम नौकरियां नहीं दे सकते क्योंकि हम जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे। हम यूनिवर्सिटीज में हमारी फीसें बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की आमदनें जो है वो स्क्वीज हो रही हैं। ठीक है ना? आपकी फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है, आप देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर किस तेजी के साथ
जो है ना वो बढ़ रहा है, जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन है, होपलेसनेस है नौजवानों के अंदर, बिजनेस कम्युनिटी के अंदर। और ऐसे के अंदर हम कभी देखते हैं कि गवर्नमेंट्स की ऐसी पॉलिसीज हैं कि जो पाकिस्तान को चलाने के लिए नहीं है बल्कि बिजनेस को मजीद जो है ना वो सप्रेस कर रही हैं। नौजवानों के लिए आपने बात की कि होपलेस हैं, तो नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए, नौजवानों को उम्मीद दिलाने के लिए भी क्या कुछ इस इज्तिमा में? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि नौजवानों को इंगेज किया जाए। एग्जैक्टली हम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है ना वो शुरू करने जा रहे हैं, जो जनरेशन जी के साथ जी कनेक्ट, जिसके अंदर हम उन लोगों से, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, कोई उनकी बात को सुने। जो होपलेसनेस है वो कैसे खत्म होगी? जब आप उनको, उस कम्युनिटी को एंगेज करेंगे। ठीक है। जब हम उनको एंगेज करेंगे और एंगेज करने के नतीजे के अंदर जो चीजें सामने आएंगी वो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखेंगे। और फिर हम चाहते हैं कि देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, इंतखाब होते हैं, हम सब आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर तो हमें मुत्तफिक होना पड़ेगा। और देखिए, मैं इसको अप्रिशिएट भी बहुत करती हूँ कि देखिए, आप जितने मर्जी आपके नजरियात डिफरेंट हो, जब मुल्क की बात आती है, जब मुल्क के मुस्तकबिल की बात आती है, तो वाकई आपको एक पेज पे होना चाहिए। तो वी रियली अप्रिशिएट कि आपकी बहुत पॉजिटिव अप्रोच। देखिए, मुल्क चलेगा तो हम सबकी सियासतें भी रहेंगी, हम एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबात भी लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बात भी, हम सब नजरियाती तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूं कि हम सबको इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और पेशरफ्त करनी चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि अब हमारी मईशत उस जगह पर आ गई है कि जहां पर मैं ये कह सकता हूं कि इससे सिक्योरिटी भी, देखिए आप अगर अभी आपने एक जंग की आज से चंद माह पहले हिंदुस्तान के साथ, जाहिर आपको पता अब जो वॉर्स हैं वो हाईटेक वॉर्स के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। तो हाईटेक वॉर्स का मतलब है आपको ज्यादा पैसे चाहिए, आपको ज्यादा डॉलर्स चाहिए जो है ना करने के लिए। आपके इस वक्त 2 बॉर्डर्स गैर महफूज हैं। तो इकोनॉमी सिर्फ इस बात से रिलेट नहीं है कि गरीब के घर का चूल्हा जो है इस वक्त बंद हो रहा है, इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज जो है ना वो हो सकती है अगर हम इसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं करेंगे। और आप अक्सर सुनती हैं कि जी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी दुबई जा रही है, वहां पर जाकर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी जो है ना वो बिजनेसेस करने जा रहे हैं, पैसा यहां से फ्लाई कर रहा है। तो इस सारे का मकसद ये है होप देना, बिजनेस कम्युनिटी को आवाज देना, नौजवानों को उनकी एक आवाज देना, खवातीन उनको एक आवाज देना, पाकिस्तान के लोग किस तरह सोचते हैं उनको एक आवाज देना। एनर्जी लग रही है मुझे आपके अल्फाज में, तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जी मुझे ये बता दे, यहाँ पे जिसके पास पैसा है ना बिजनेसमैन, उसके अंदर खौफ भी है कि अगर मैं पैसा लगा दूंगा मेरा बिजनेस ना तबाह हो जाए। तो उससे जुड़े कुछ मसाइल है ना, यहाँ पे बिजली बहुत महंगी है, यहाँ पर आपको दीगर इशूज का सामना है, सो एक तहफ़्फ़ुज़ का माहौल देना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या किया गया? देखिए, बदकिस्मती ये है इस वक्त, आपको पता है कि इस वक्त हमारा जो FBR है और वो जिस तरह बिजनेस कम्युनिटी को एक हरासमेंट वाली जो वो कंडीशन हमें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर खबरें मिलती हैं, हम हमेशा ये मुतालबा करते हैं कि देखिए हरास करके आप रेवेन्यू इकट्ठा ना करें। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस को तरक्की देकर आप रेवेन्यू, देखिए 2 तरीके हैं। एक तो तरीका कि आप लोगों की जेबों में जाएं और वहां से पैसे निकाल लें, एक ये है कि आप पाकिस्तान में बिजनेस को ग्रो करने दें, बढ़ने दें, मुझे ज्यादा पैसे कमाने दें, मैं खुशी से ज्यादा टैक्स देने को तैयार हूं। तो ये बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम उस तरफ मुल्क को लेके जाएं जिसके अंदर ग्रोथ हो, और जब ग्रोथ होगी उसका लाजमी नतीजा होगा कि जॉब्स क्रिएट होंगी। देखिए, अगर हम अपनी नौजवान नस्ल को जॉब्स नहीं देंगे, उनको होप नहीं देंगे, तो देखिए आज तो हमारा खराब है, तो अगर हम अपनी यंग जनरेशन को होप नहीं देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कल भी खराब हो जाएगा। तो हम इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम अपने कल, और आपने सही फरमाया कि बिजनेसमैन के आज अपनी प्लानिंग नहीं कर सकता। यानी अगर मैं कोई प्लानिंग करता हूं तो मुझे नहीं पता कि 4-6 माह के बाद ये पॉलिसीज यही रहेंगी, चेंज होंगी, किस तरफ होंगी। तो ये है वो बेसिक प्रॉब्लम कि जिसके अंदर अपने 5 साल 10 साल, देखिए लोग कहते हैं कि अपने फ्यूचर की प्लानिंग करें, पूरी दुनिया फ्यूचर को प्लान कर रही है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि कल को क्या होने वाला है। ऐसे ही। तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्लैरिटी नहीं लेके आएगी, बिजनेस कम्युनिटी को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देगी, उसको सबसे बड़ी प्रायोरिटी के ऊपर नहीं रखेगी, ये सारे मसाइल जो इस वक्त पाकिस्तान के हैं वो बेसिकली पोवर्टी के साथ जो है ना वो लिंक्ड है। तो जब यहां पर खुशहाली आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, आप देखेंगे ये मसाइल छटना शुरू हो जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और दुनिया के अंदर एक
एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकेंगे जिसके अंदर फिर जाहिर है फिर हमें अपनी जुडिशरी को इम्प्रूव करना है, फिर हमने अमन व अमान को इम्प्रूव करना है, अपने इदारों को बेसिकली हमें बनाना है। लेकिन ये सारे काम अल्टीमेटली लिंक हैं इकॉनमी से। आपके पास पैसे होंगे तो आप ये सारे काम नो डाउट। और बिलाशुबा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तमाम मामलात एक सिर्फ इकॉनमी आपकी बेहतर हो जाए ना, आपका मुल्क खुद ब खुद ग्रो करने लग जाता है, खुशहाली होती है, लोग खुश होते हैं, मसला आपको कोई नज़र नहीं आता। बट एजुकेशन भी हमारा फोकस होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें साथ चलती रहेंगी, नौजवान को मौके ज़्यादा मिलेंगे। मैसेज क्या होगा देखने वालों को? सर देखिए, मैं नौजवानों से भी कहूँगा और बिजनेस को, हमने बहुत बड़ी तादाद में बिजनेस कम्युनिटी को जिनका ताल्लुक हमारी सियासी पार्टी के साथ भी नहीं है, हमारे जमात इस्लामी के साथ नहीं है, हमने उनको भी इस डायलॉग के अंदर बुलाया। तो मैं नौजवानों से भी कहूँगा, ख़वातीन के साथ से भी दरख्वास्त करूँगा, लाहौर शहर के लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि 3 दिन ऐसे दिन है कि जिसके अंदर आपकी दीनी रहनुमाई भी होगी, जिसके अंदर आप पॉलिटिकली पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मसाइल को भी समझेंगे, जिसके अंदर आप बिजनेस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे और आप अपनी बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। आप आएँ, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे प्रोग्राम में शरीक हों और शरीक होने के बाद फिर आज़ादाना फैसला करें जो है ना वो कि पॉलिटिकली कौन आपके लिए जो है ना। इसलिए हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। किसी पार्टी का हमारी पार्टी के साथ ताल्लुक होना ज़रूरी नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादा वेलकमिंग होंगे उन दोस्तों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन बच्चियों और बच्चों के लिए कि जो आएँ, आके इसको विटनेस करें, इसको देखें। और मैं ये समझता हूँ कि ये 2 दिन उनके लिए लर्निंग के लिए इसके अंदर बहुत कुछ। खालिद साहब, इसी पॉजिटिव बिहेवियर की ज़रूरत है और अगर हम तमाम लोग, तमाम सियासी जमातें, तमाम पाकिस्तानी यही पॉजिटिव बिहेवियर रखें, वेलकम कहें, सबको मिलजुल कर मुल्क की तरक्की की बात करें और कहें जी तरक्की के रास्ते पर चलना है तो हम आपके साथ हैं, वो चाहे मईशत में, वो चाहे तालीम में है, वो फिर चाहे लोगों के लिए छोटे छोटे मौके पैदा करने में, तो मेरे ख्याल से खुद ब खुद मुल्क जो है तरक्की करेगा। ये मुल्क होगा, यहाँ अमन होगा, यहाँ लोग खुशहाल होंगे तो आप सियासत भी कर सकेंगे, आप भाग दौड़ भी कर सकेंगे। ये तब सभी चीज़ें जो है ना तब मुमकिन होंगी। खुशहाली बहुत ज़रूरी है, लोगों का मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, तभी ये चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं जमात इस्लामी के इस इज्तिमाए आम को, जहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि मुल्क की मैशियत के लिए कुछ ज़बरदस्त प्लान लेके आया जाए। तमाम माहिरीन बुलाए जा रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया जा रहा है, उनके तजुर्बात पूछे जाएंगे, उनके इशूज़ पूछे जाएंगे और फिर हल की तरफ जाया जाएगा। तो तमाम लोग इसमें शिरकत कर सकते हैं, नौजवान कर सकते हैं, ख़वातीन कर सकती हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इंजीनियर खालिद साहब ने बताया कि बहुत ज़बरदस्त सेशन होंगे, तो तमाम लोग जा सकते हैं। मीनार पाकिस्तान का इंतखाब किया गया है, कल बादज़ नमाज जुमा इसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। 3 दिन के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें शिरकत करेंगे। मकसद मुल्क की तरक्की है, मकसद मुल्क की मैशत को सहारा देना है, उम्मीद है नौजवानों के लिए। तो हम सब इसमें जी आपके साथ हैं, जमात इस्लामी के साथ हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर दिस इज्तिमा। थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सेगमेंट्स की तरफ हमने जाना है और सेगमेंट्स में सबसे पहले टुडेज वेदर। मौसम की सूरत हाल और सबको अब इंतजार है कि वो शदीद वाली सर्दी कब आएगी। सब लोगों ने अपने सर्दियों के कपड़े तो निकाले, लेकिन शदीद वाली सर्दी का इंतजार है। एंड यस, हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी पूछना है। स्मॉग बहुत ज़्यादा है शहर में, अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और सर्दी की शिद्दत कब कब बढ़ने वाली है। हम अफशा की तरफ चलेंगे, बाहर मौजूद है। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आपको स्मोक की सूरत हाल के हवाले से बताएं और शहर में किस तरह का मौसम है उसके हवाले से बताएं तो शहर के चारों तरफ स्मोक के बहुत गहरे बादल जो हैं वो छाए हुए हैं और उसकी वजह से शहरियों को बेशतर मुश्किलात और बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में, दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में लाहौर का 3रा नंबर बरकरार है। 205 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात होती जा रही हैं। लोगों को जो है खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह की बीमारियां लाक हो रही हैं। जबकि सिविल सेक्रेटेरिएट वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा AQI इंडेक्स इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिविल सेक्रेटेरिएट पे 738 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। शालीमार पे 515, जबकि बरकी रोड पे 510 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। सदर कैंट पे 362 और इलामा इकबाल टाउन में 241 और DHA फेज़ 5 में 186 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह जो शहर का दर्जा हरारत है वो तो 16 से 12 डिग्री के बीच में है। मतलब इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत
16 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 और कम से कम 12 तक जाने का इम्कान है। लेकिन ये सर्दी जो है वो पूरी तरह से आ नहीं रही है और स्मोक जो है वो जान छोड़ नहीं रही है शहरियों की। तो शहरी बीमारियों में मुब्तला होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की शिकायत हो रही हैं और ये सारी चीज़ें लाहक हो रही हैं। तो शहरियों को मास्क पहनने का बहाना कहा जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की कोई पेशन गोई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से यही कहा जा रहा है कि ये जो स्मोक के बादल हैं ये मज़ीद गहरे होते रहेंगे, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक स्मोक से छुटकारा पाना नामुमकिन है। हुकूमती सतह पे भी बहुत ज़्यादा इक़दाम किए जा रहे हैं। सड़कों का छिड़काव किया जाता है, खारजी और दाखिली रास्तों पे व्हीकल्स को जो है बाकायदा चेक किया जाता है कि कोई भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ी जो है वो शहर में ना दाखिल हो और उसके खिलाफ जो है क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एंटी गन स्मोक गन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद स्मोक जो है वो जान छोड़ने को लाहौर की तैयार नहीं है और लाहौरियों जो है वो स्मोक की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में लाहक हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अफशा मौजूद थी और स्मोक का हल एक यही है कि जी बारिश होगी, अदरवाइज हम देख रहे हैं कि इस पर काम भी किया जा रहा है, बट स्मोक की शिद्दत बढ़ती जा रही है और ये मजीद ज़्यादा होगी। अफशा ने भी जैसे कि बताया, जब फॉग शुरू हो जाएगी, सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी तो मजीद लोग जो हैं वो इससे मुतासर होंगे। तो इसके लिए वाहिद एक हल है, बारिश होगी तभी स्मॉग के बादल जो हैं वो छट जाएंगे। सो अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जी, आपको बताएंगे माल का हाल। हमारे पास रेट लिस्ट है, करेंसी रेट क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सब्जियों की कीमतें बता रहे हैं अरबाज खान, ओवर टू यू। सब्जियों की कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट के अंदर बिकने वाली सब्जियां और सरकारी रेट लिस्ट में फ़र्क होने की वजह से ख़रीदार खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर आज के रोज़ हम सब्जियों की कीमतों की बात करें तो सबसे पहले मसाला जात सब्जियों के अंदर जो आलू है उसकी सरकारी तौर पर कीमत रखी गई है 90 रुपये, मगर शहरियों को वो तकरीबन 110 से 120 रुपये फ़ी किलो में फ़राहम हो रहा है। इसके अलावा जो टमाटर है उनकी सरकारी कीमत तो 140 रुपये रखी गई, मगर शहरियों को तकरीबन 180 से 200 रुपये फ़ी किलो में वो फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा जो प्याज है उसकी सरकारी कीमत है 120 रुपये, मगर शहरी जो इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपने खानों के अंदर उनको तकरीबन 180 रुपये फ़ी किलो अदा करने होंगे। इसी के अलावा अगर मज़ीद सब्जियों की हम बात करें तो जो लहसुन देसी है उसका सरकारी निर्ख है आज के रोज़ 190 रुपये, मगर शहरियों को तकरीबन 230 से 240 रुपये में मिल रहे हैं। इसके अलावा जो साग है उसकी सरकारी कीमत ही 45 रुपये है, मगर शहरियों को वो फराहम की जा रही है 70 से 80 रुपये फ़ी किलो में। इसके अलावा अगर हम बात करें देसी टींडे की तो उसकी सरकारी कीमत 150, जबकि बाज़ार के अंदर वो तकरीबन 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। गाजर की सरकारी कीमत 80 जबकि फ़रोख्त 150, मेथी की सरकारी कीमत 65 जबकि फ़रोख्त 90 रुपये में जारी है। यहाँ पर आने वाले ओपन मार्केट में जो ख़रीदार हैं उनका यही मुतालबा है कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स और ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर इतलाक़ को यकीनी बनाया जाए ताकि सफ़ेद पोश तबके के लिए जो सब्जियों का हसूल है। बहुत शुक्रिया अरबाज। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।